इसमें क्या है, ये एक केस स्टडी है, अभी रिसेंट एक केस स्टडी है जो हम लोग सिमुलेशन वगैरह नहीं कराते अपने टोलों के अंदर में, उसके अभी हमने जितने भी कराए हैं उसमें किसी में भी एयर का वो नहीं है, एयर के प्रेशर का हमने वो कोई स्लाइड नहीं है उसके अंदर में, जबकि इम्पोर्टेंस बहुत है इसकी। अभी इसके अंदर में इसका कंक्लूजन जो है, मतलब जो इससे हम लोग आउटपुट लेने वाले हैं वो आउटपुट ये है, ये बताएगा कि गेट के जो लोकेशन वगैरह हम लोग चेंज करते हैं और जो सिमुलेशन की जो प्रिडिक्शन है एयर प्रेशर की कैविटी के अंदर में, बात समझ रहे हो, कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है और हम कैसे समझेंगे कि भाई यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है। अब वो तो नंबर दिखाएगा ना उसमें कि भाई ये इतना प्रेशर है, यहाँ पे इस लोकेशन पे इतना प्रेशर है, पर हमें कैसे समझ में आएगा कि ये प्रॉब्लम का मुद्दा है ये, और फिर उसके बाद में क्या करें फिर हम। तो वो इस केस स्टडी के अंदर बहुत सही तरीके समझाया है। दूसरी चीज़ जो इसमें बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी वो ये मिलेगी कि हम जो ओवरफ्लो देते हैं उसका हमारे जो कैविटी के अंदर में प्रेशर जो डेवलप होता है, ओवर कास्टिंग प्रेशर जिसको कहते हैं, जिसको हम लोग इम्पैक्ट प्रेशर भी बोलते हैं, जो कहते हैं ना कि भाई ज़्यादा प्रेशर लगाओगे तो टूल की लाइफ कम हो जाएगी और क्या कहते हैं जी फ्लैश मारेगी, वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओवरफ्लो, वो बहुत अच्छा चीज़ बताया है इसके अंदर में। तो ये क्या है कि ये पहले इनिशियल डिज़ाइन किया है इन्होंने गेट, ये प्रॉब्लम है जी, ये इन्होंने वैल्यू दी हुई है इसके अंदर में कि गेट की थिकनेस ये है, गेट की विड्थ ये है, गेट एरिया ये है, ठीक है, ये दिया हुआ है इसके अंदर में। फिर इनके अंदर में प्रॉब्लम क्या आई इनको, एरिया ऑफ हाई प्रेशर। अब इन्होंने ये इसमें साफ नहीं दिखाई दे रहा है, पर ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो है ना ये वाले जो एरिया में ये जो लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि यहाँ पे जो मशीन होल है, कोई मशीनिंग एरिया है यहाँ पे, जिसके पास में ये प्रॉब्लमेटिक एरिया है। यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक एरिया कैसे आइडेंटिफाई किया है इन्होंने, ये फिर बताया है यहाँ पे इन्होंने के अंदर में, तो ठीक है। अच्छा, मैं इस वाली स्लाइड में जो बता रहा था, इस वाली स्लाइड में ये यूँ कह रहा है कि यहाँ पे जो है ना एयर जो है वो इंटरप्ट हो रही है, और यहाँ पे जो साफ नहीं लिखा हुआ वो मैं बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है कि ये जैसे हमारे सिमुलेशन हम कराते हैं तो ये दिखाता ही है ना कि बार दिखा देता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ प्रेशर कैविटी के अंदर में जब मेटल फ्लो हो रहा है तो कलर के हिसाब से ये बता रहा है कि भाई प्रेशर कितना होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे ना 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है लगभग 28 psi के बराबर, जो है 28 psi, जो यहाँ पे psi में लिखी हुई है, जो साफ नहीं दिखाई दे रहा है आपको, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये जो रेड वाला एरिया जो पड़ रहा है ना, ये पड़ रहा है 40 psi के रेंज में। तो ये क्या कह रहा है कि ये जो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है यहाँ पे, तो ये जो कारण बन रहा है कि आपके कैविटी यहाँ पे प्रेशर जो है वो एयर का प्रेशर ज़्यादा है, जो निकल नहीं पा रहा है कहीं से, जो कि आपकी पोरोसिटी का रीज़न बन सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना इधर में कहीं पे मशीनिंग है इसके अंदर में, एक होल के अंदर में। तो एक तो सिमुलेशन से अगर हम किसी सिमुलेशन वाले से अगर ये मांगे कि भाई हमें एयर प्रेशर का एक स्लाइड हमें बताओ, तो उसमें हम ये देख सकते हैं कि अगर किसी एरिया के अंदर में मोर देन 28 या 29 psi से ज़्यादा है तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है हमारी उसके अंदर में, ठीक है। जो रिकमेंडेशन ये कह रहा है वो ये कह रहा है कि 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे रहना चाहिए कैविटी के अंदर में प्रेशर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। जब मैं तुम्हारे को वो दूंगा ना, ये लिखा हुआ ना 29 कुछ दिख रहा होगा तुम्हें, है ना धुंधला सा 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये देखो ये दिख रहा है ना। ये रिकमेंडेशन क्या कह रहा है कि 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे रखो कैविटी के अंदर में प्रेशर। वो कहता होगा, पर सबके अलग होते हैं, पर यहाँ तो ये मैग्मा जो है रिकमेंड क्या कर रहा है हमें कि भाई 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे रखो कैविटी के अंदर में प्रेशर जो है, ठीक है। तो एक तो 2 एटमॉस्फेरिक
ये मैंने कन्वर्ट कर दिया पीएसआई में बस, और कुछ नहीं है, क्योंकि ये पीएसआई में लिखा हुआ है यहाँ पे, और इसने भी यहाँ पे पीएसआई में कन्वर्ट करके दिया है, 29 पॉइंट समथिंग कुछ लिखा हुआ है इसमें, है ना। तो हमें ये देखना है कि भाई 29 से नीचे रहे, बट ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे तो ये 40 पीएसआई जा रहा है, तो यानी कि आपको अलार्म हो जाना चाहिए कि भाई अगर यहाँ पे मशीनिंग है तो आपकी दिक्कत है, यहाँ पे गैस पोरोसिटी आ सकती है आपको, है ना, पोरोसिटी आनी निश्चित है। तो आप देख लो भाई क्या करना है। और इनको ये फेस हुई प्रॉब्लम, उसके बाद में क्या किया इसने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे कि आम आदमी करते हैं ना, वैसे ही कर रहा है ये भी। क्या कर रहा है ये, इसने अलग अलग गेट जो है ना ट्राई किए, ऐसे कर लेते हैं वैसे कर लेते हैं। इसने जैसे स्प्लिट कर दिया, ये गैप दे दिया ना बीच में, यहाँ पे इसने गैप दे दिया है यहाँ पे, बोला ऐसे करके देख लेते हैं, जो प्रॉब्लमेटिक वाला एरिया है ना वहाँ पे ना गेट सेपरेट कर देते हैं वहाँ पे। उसने जब सेपरेट किया है यहाँ पे तो भी प्रॉब्लम जो है इनकी सॉल्व नहीं हुई। फिर इसने दूसरा गेट ट्राई किया है, देख रहे हो आप इसके अंदर में, ये इसने गैप दे दिया है यहाँ पे, ये गैप दे दी ना इसने यहाँ पे, ये पहले क्या था वो सेपरेट कर देता, अब इसने बीच बीच में गैप दे दिया। हम भी तो करते हैं ना कि सर इसमें ना यहाँ पे वो कर देते हैं, वो लगा देते हैं, एटोमाइज फ्लो कर देते हैं, ठीक है। और सेम फिर इसको अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, ठीक है जी। फिर क्या किया इसने, कि एक काम करते हैं सर, इसका गेट का साइड ही चेंज कर देते हैं, डायरेक्शन ही चेंज कर देते हैं, यहाँ से गेट हटाते हैं, अलग चेंज कर देते हैं। तो हमें प्रेडिक्शन ये कर सकते हैं कि सिमुलेशन के अंदर में अगर एयर प्रेशर का हमने कराया है ना, तो अगर हमें वहाँ दिख रहा है कि अभी यहाँ मशीनिंग है और यहाँ 29 PSI से अगर ज़्यादा है, तो वहाँ हम पता चल जाएगा कि हमें यहाँ प्रॉब्लम है। अब हमें कुछ ना कुछ इसके अंदर में सॉल्यूशन करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें ना इसके अंदर में सिमुलेशन जो हम कराते हैं ना, उस सिमुलेशन वाले से 2 अल्ट्रेशन की हमारी बात हुई है, तो उससे पहले बोलो कि भाई यार हम करेक्शन करके भेजेंगे, हम करेक्शन करके फिर नहीं कराते उससे, फिर उसका मज़ा नहीं रहता फिर उसमें ना। यहाँ पे थे ना हम लोग, ये अलग अलग गेट दे दिया इसने, है ना, फिर इसने डायरेक्शन चेंज कर ली, तब भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई इसकी। फिर क्या कर रहा है अब ये, इन्होंने जैसे अभी यहाँ पे कंक्लूड कर रहा है कि इन्होंने पहले डिसाइड किया कि भाई हमारा फाइनल एंड फिलिंग पॉइंट कैसा है। जैसे पूरी कास्टिंग के अंदर में हम डिसाइड करते हैं ना कि यहाँ पे ये एंड फिलिंग होगा, हम तो ये मान के जहाँ पे हम चिलवेंट वगैरह देते हैं तो हम वो मान के क्या चलते हैं कि ये हमारा एंड फिलिंग है। जबकि हम ये सिमुलेशन से देख सकते हैं कि मेटल देखते हैं ना कि भाई यहाँ पे ये एंड में फिल हो रहा है, तो इन्होंने ऐसे यहाँ पे ये डिसाइड किया कि ये वाला जो एरिया है ना ये एंड फिलिंग है। उसके बाद में क्या किया है इन्होंने ये डिफरेंट जो लोकेशन दे के, आप देख रहे होगे ना इसमें साइज भी अलग अलग है सब में, इन सब के अंदर में देख रहे हो ना, ये पूरा इसने पूरा एरिया कवर कर लिया है। यहाँ सिर्फ इतना सा एरिया कवर किया है, और इन सब की डिफरेंट विड्थ, लेंथ, थिकनेस सबकी अलग अलग है। ये ट्रायल की है डिफरेंट गेट एरिया के हिसाब से और लेंथ और विड्थ के हिसाब से, ये लिखी हुई है सबकी। इस वाले ट्रायल में ये थी, इस वाले ट्रायल में ये थी, और फाइनल में इन्होंने फिर जो है ये वाला जो वो है ये फाइनल किया इन्होंने, ये साइज वाला, ये वाला फाइनल किया। अब ये क्यों किया, जैसे कि ये लास्ट तक वाले के अंदर में यहाँ पे प्रॉब्लम एरिया था, तो वहाँ से ये गेट हटा ही दिया इन्होंने, ठीक है। अब उसके बाद में ये हटाने के बाद में ये एक इन्होंने मशीन की जो है ना वो कर्व आती है, जिसमें हमारा जो वो नहीं दिखाते इंजेक्शन वाली जो होती है, जिसमें फाइनल जो ये आईपी लगता है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, ठीक है। उसके बाद सीधी लाइन जाती है लगभग, या फिर इतनी जर्क वाली लाइन जाएगी। यही होता है कि अगर कंटिन्यू वो प्रेशर जो खड़ा रहता है उसके अंदर में, वो क्या कहते हैं, वो इम्पैक्ट प्रेशर होता है। वो हमारी डाई के ऊपर में अगर उतना प्रेशर कंटिन्यू बना रहेगा 6-7 सेकंड तक, तो वो क्या करेगा, वो डाई को डैमेज करेगा, टूल की लाइफ को कम करेगा। अब इन्होंने कैसे किया है उसको कंपनसेट, वो वाला तो समझ गए ना आप, गेट की लोकेशन और साइज चेंज करके इन्होंने वहाँ पे वो कैविटी के अंदर में एयर प्रेशर जो है वो बिलो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेके आए, तो वो पोरोसिटी वाला ख़त्म किया। दूसरा, अब ओवरफ्लो की डायरेक्शन और साइज वो चेंज करके, देखो पहले ओवरफ्लो इस टाइप के हैं,
ये दिख रहे हैं आपको इसमें। अब इन्होंने इस टाइप के ओवरफ्लो दिए हैं। अब इसको गौर से देखो आप, इसके अंदर में क्या किया है इन्होंने। पहले जो लाइन बनाई थी प्रेशर की, ये वाली जो प्रेशर की लाइन थी यहाँ से जाके सीधी ऐसे थी। अब जो लाइन है ये आप देख रहे हो, उसके अंदर में कहीं ड्रॉप हो गई और फिर कहीं जो है अप हो गई इसके अंदर में। इसका मतलब क्या है, और यहाँ पे ना अब ये साफ नहीं दिखाई दे रहा आपको, नहीं तो इन्होंने हर यहाँ पे लाइन पे लिखा हुआ है एरो डाल के कि ये कौन से ओवरफ्लो की वजह से ड्रॉप हुई है। हर ओवरफ्लो का साइज आपको डिफरेंट लगेगा, जबकि हम क्या करते हैं, ये बनाया बराबर बराबर के ओवरफ्लो दे दिए। ओवरफ्लो के साइज का इम्पैक्ट देखो, ये टूल लाइफ को और प्रेशर को मेंटेन करने के लिए कैसे कर रहे हैं यहाँ पे। ये क्या इन्होंने, ये वाला जो एरिया था ना, ये इन्होंने एंड फिलिंग माना था। इसको ऐसे घुमा दोगे ना तो ये सामने का फ्रंट एरिया जो हमने पहले देखा था वो एरिया एंड फिलिंग एरिया था। तो इन्होंने क्या किया है कि जब, और एंड फिलिंग का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फिलिंग होने के बाद ही हम ये मानते हैं ना कि आईपी लगता है, इंटेंसिफिकेशन प्रेशर लगता है ना। तो ये आईपी लगने के बाद में जो ये प्रेशर की लाइन सीधी ना जाके इन्होंने ड्रॉप अप एंड डाउन कराई है, वो ओवरफ्लो की वजह से कराई है। यहाँ पे अलग अलग ओवरफ्लो के साइज की वजह से भरने के बाद में जब कास्टिंग से मेटल ओवरफ्लो में ट्रांसफ़र हो रहा है तो सेम वही बर्नौली थ्योरम के हिसाब से उसके अंदर में प्रेशर जो है वो ड्रॉप हो जाता है। वहाँ पे प्रेशर जो है वो ड्रॉप कराते हैं वहाँ पे। तो ऐसे ही हम लोग भी अपनी डाई के अंदर में ओवरफ्लो का साइज यानी कि वॉल्यूम का साइज वेरी करके, अगर हमें ये पहले तो ये पता हो कि एंड फिलिंग एरिया कौन सा है और वहाँ पे ओवरफ्लो का साइज जो है, आपने देखा इसमें ये भी ओवरफ्लो है, ये वाला इतना ओवरफ्लो के बाद ओवरफ्लो दिया है, ओवरफ्लो के बाद ओवरफ्लो दिया है ताकि ये ड्रॉप जो है धीरे 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 डाउन हो। एंड में जो है ये सीधी लाइन बनेगा तो ये आपके टूल को डैमेज करेगा, और ख़ासकर उस एरिया में जहाँ पे कोर होती है स्लाइड में, फ्लैश जो मारती है वहाँ पे उन कोरों को ख़त्म कर रहा है। कहीं पे अगर तुम ये देख रहे हो कि मेरी पिन ज़्यादा ख़राब हो रही है, मेरी पिन पे सोल्डरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, पिन बैंड हो रही है, तो वहाँ पे इस तरीके से कंपनसेट कर सकते हो उस कैविटी का प्रेशर। उतने कैविटी का प्रेशर जो है वहाँ पे ओवरफ्लो के साइज वेरिएशन से हम कंपनसेट कर सकते हैं कि यहाँ पे सोल्डरिंग कम आए। सोल्डरिंग तभी तो आ रही है कि वहाँ पे कैविटी के अंदर में जो प्रेशर है वो हीट से ज़्यादा काम करता है। एक तो हो गया कि मेटल आ गया कांटेक्ट में, हीट हो गई है, उतना ही तो काम हो नहीं रहा। उसके बाद वो क्या कर रहा है, मैं एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि किसी को चांटा मारो और हटा दो तो वो कम लगेगा, उसको कम गर्म भी होगा, और खींच के मारो उसको और दबा के रखो, उसको दीवार में घुसा दो, उसको दबा के, चोट भी ज़्यादा लगेगी और गर्म भी ज़्यादा होगा। वो सेम हमारे कैविटी के अंदर में जब हम मेटल भर देते हैं, भर के अगर खोल दें तुरंत तो इतना डैमेज नहीं होगी पिन वगैरह, रिलीज हो जाएगा, वो तो रिलीज भी हो जाएगा। और दूसरा फिर जितना हम किसी चीज़ को दबा के रखेंगे उतना कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना उसको, है ना। और जितना कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ेगा उसके अंदर में उतना ही वो हीट ट्रांसफ़र होगी उसके अंदर में। उसी वजह से वो सोल्डरिंग आती है, पिन बैंड होती है उसमें, उस एरिया को हम लोग कंपनसेट कर सकते हैं अपने इस कैविटी प्रेशर को जो है ओवरफ्लो के उससे जो है साइज से, सिंपल साइज से, और साइज का वेरिएशन रख के। पर शर्त ये कि हमें मालूम हो कि एंड फिलिंग यहाँ पे है, यहाँ पे इतना प्रेशर है कैविटी के अंदर में जिसको हम कंपनसेट करना है हमको। जी ग्रेविटी को हाई प्रेशर वाले चैम्बर पे काटते हैं, इसकी कहीं भी थिकनेस 8-9 मीटर तो कम नहीं है। हाँ, तो होती है पंप हाउसिंग वगैरह की इतनी थिकनेस होती है जो हाई प्रेशर डाई कास्टिंग में डेवलप होते हैं। उसमें कंसर्न ये होता है, तो अभी प्रोजेक्ट में चल रहे हैं सारे, हमारी बात थिकनेस मैक्सिमम 3-4 वो भी किसी एरिया में पर्टिकुलर, हमारे में इसमें वैक्यूम बनने में कई गुना डिफरेंस आ गया। देखो मैं बता रहा हूँ कि ये तो हो गई कि हम बात कर रहे हैं कि फिक्सचर की डाई हम बना रहे हैं, पर डाई तो हम कई तरीके की बना रहे हैं इसके अंदर में ना। सही है। तो ये सिर्फ एक लर्निंग है कि अगर हमारे सामने अगर कोई ऐसे प्रोजेक्ट आता है, ठीक है, तो हम इस तरीके से उसको कंपनसेट कर सकते हैं इसके अंदर में। ये इसमें होगा जो एक्सपोर्ट वाले आइटम है, एक्सपोर्ट वाला है और आगे फ्यूचर में भी आ सकते हैं, आगे सर, है ना। लेकिन ये एक्सपोर्ट शेप ही ऐसे आए थे हमारे पास तो मतलब इस तरीके से शेप है। मेरे को भरने ऐसे कर दिया, तो मैंने क्या किया, ये रिवर्स है। यहाँ से ये नहीं कह रहा कि गेट यहाँ मत दो, ये क्या कह रहा है कि इसने पहले पूरे में गेट दिया था,
ठीक है, इसने सिर्फ गेट की थिकनेस और विड्थ में ही तो एरिया को कंट्रोल, उसको ही तो कंट्रोल किया, मैनेज किया है, उसी को मैनेज किया उसने भी उसके अंदर में। सेम आपने भी इसको उसी तरीके से मैनेज करना है कि कम जगह में ज़्यादा जगह के अंदर में विद द हेल्प ऑफ वो सिमुलेशन जो हमने कराया। दूसरी बात रही कि ओवरफ्लो की लोकेशन भी यही है, ठीक है। अगर तुम इस केस में यहाँ दोगे तो जाहिर सी बात है, जो सिमुलेशन में भी देखा है तुमने कि एंड फिलिंग जो एरिया रहता है वो लगभग अगर ऐसा है, सिंपल पार्ट है तो यही रहने वाला है। अगर थिकनेस वगैरह बराबर है, अगर ऐसा हुआ कि इसके दो पार्ट करके यहाँ तो थिकनेस ज़्यादा थी और यहाँ कम थी, यानी कि एयर यहाँ पे ज़्यादा रहने वाली है, तो हमें ऑब्वियस सी बात है कि ओवरफ्लो का साइज यहाँ पे ज़्यादा रखना पड़ेगा और यही एंड फिलिंग एरिया भी रहने वाला है ना। तो वो अगर आइडेंटिफाई है हमारे को एंड फिलिंग एरिया वाला, तो यहाँ पे वो जो लाइन है, ये वाली जो लाइन थी, ये अगर कंपनसेट करनी है हमें, तो हम ये क्या कर सकते हैं कि ये ओवरफ्लो का साइज दिया हमने, यहाँ पे एंड फिलिंग एरिया बराबर दिया, हम क्या कर सकते हैं इनका साइज बड़ा करके और यहाँ पे एक सब ओवरफ्लो, ठीक है, सब ओवरफ्लो देख सकते हैं और उसके बाद हम चिलवेंट निकाल सकते हैं। अब बात आती है इसके अंदर में कि हमारी डाइयों के अंदर में जी इतना मार्जिन नहीं रहता है ना, ये तो चलो कोई होगा बढ़िया कस्टमर जो मार्जिन लेके चलोगा, हमारी डाइयों में मार्जिन नहीं रहता, ठीक है। उस केस में भी क्या कर सकते हैं हम लोग, ओवरफ्लो की डेप्थ देके उसमें इजेक्टर पिन, हम इजेक्टर पिन देते हैं ना कई डाइयों में, ओवरफ्लो के ऊपर सब में दे रहे हैं, अगर हम डेप्थ भी बढ़ा देंगे तो भी हमारा इजेक्टर पिन काम करेगा ही करेगा उसके अंदर में। हमें वॉल्यूम बढ़ाना है, हमें एरिया नहीं बढ़ाना। इसने ओवरफ्लो का वॉल्यूम बढ़ाया है उसके अंदर में, उसके पास जगह थी तो उसने वो एरिया ले लिया है। हम डेप्थ में ले सकते हैं, हम डेप्थ में ले सकते हैं, रिवर्स हीट लेनी है एक एक काम तो ये है ओवरफ्लो का जो इन्होंने बताया। पर इसने जो यूज किया है, इसने यूज क्या किया है, उधर वहाँ पे इधर कैविटी का प्रेशर ड्रॉप करने के लिए यूज किया है। इसने प्रेशर ड्रॉप करने के लिए किया है कि भाई जो प्रेशर मान लो एंड में बन रहा है कंटिन्यूस दबाने के लिए, वो क्या कह रहे हैं जितनी देर तक मेटल अगर ट्रांसफर चलेगा वहाँ पे, और ट्रांसफर कब चलेगा, जब उधर का वॉल्यूम ज़्यादा होगा इधर के वॉल्यूम से, ठीक है। और वॉल्यूम का मतलब ये नहीं होता कि मैं बात कर रहा हूँ कि अगर ये इतना ही एरिया एंड फिलिंग एरिया है तो सिर्फ इतने ही एरिया की बात हो रही है, क्योंकि बाकी तो भर चुका है ना। तो इससे ज़्यादा वॉल्यूम का ओवरफ्लो लेना है बस हमें वहाँ उधर की साइड में, ठीक है। और 2 स्टेप में इसलिए लिया है कि मान लो ये ओवरफ्लो में जाने के बाद में सिर्फ ये ड्रॉप आया, ठीक है, दूसरा ओवरफ्लो जो ऊपर दिया है उसने, उसके बाद में क्या होगा, फिर जाके फिर और नीचे की लाइन आएगी, इसलिए उसने दिया है कि एक ग्रेजुअली ड्रॉप आ जाए, ये सीधी लाइन ना जाके ओवरफ्लो के बाद जो ओवरफ्लो दिया है इसके अंदर एरिया सिस्टम लागू कर दिया, एंटी ब्रेक सिस्टम, यानी धीरे धीरे ब्रेक लगा दिया उसने, और वो डाई की लाइफ को इंक्रीज करेगा, फ्लैश कम करेगा आपकी उसके अंदर, और ये कोर वाले में तो बहुत सही काम करेगा, मैं बता रहा हूँ। ये आर्टिकल लागू है सर, चाहे पतली हो मोटी हो, ये तो स्टडी करने वाले के ऊपर डिपेंड है कि किस तरह की सोच लेकर बैठा हुआ है। फायदे की चीज़ ना इसके अंदर में, केस स्टडी के अंदर में ये बहुत बड़ी है ना। तो ये मैं दे दूंगा तुम्हारे को, ठीक है, स्वदेश को दे दूंगा, हाँ जी, वो नहीं रहती, ठीक है साहब।